बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम बिहार के बारे में समझ रहे हैं और इस क्रम में हमने शुरू किया था प्राचीन बिहार के इतिहास को। और जब हम प्राचीन बिहार के इतिहास को समझते हैं तो इनको हमने 5 हिस्से में बांटा था। पाषाण काल, वैदिक काल, फिर महाजनपद काल और फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय बिहार के इतिहास में क्या परिवर्तन हुआ, इन घटनाओं को शामिल करते थे। और लास्ट में जो गुप्ता और मौर्य वंश के समय किस तरह के बिहार में घटनाएं हुई, किस तरह से बिहार का इतिहास बना, इन सब चीजों को हम समझते थे। तो इससे पहले का जो वीडियो है हमारा, उनमें हमने पाषाण काल और ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के हैं, इस दौरान बिहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ था, इनको समझ लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि महाजनपद काल के दौरान बिहार का इतिहास क्या था, बिहार में किस तरह की राजनीतिक सत्ता थी, इन सब चीजों को हम समझेंगे। और महाजनपद काल की जानकारी जिन ग्रंथों से मिलता है, इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि छठी शताब्दी में, जो छठी शताब्दी था, छठी शताब्दी में 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। नहीं, महाजनपद का क्या मतलब हो गया कि आज का आप राज्य समझ सकते हैं। उस समय जो भारत का प्रदेश था वो 16 अलग अलग महाजनपद में बटा हुआ था। ये महाजनपद एक राजनीतिक इकाई हुआ करता था और उनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे इकाई होता था। पर इन 16 महाजनपद की जो जानकारी मिलती है हमें, 16 महाजनपद, और इन 16 महाजनपद की जो जानकारी मिलती है वो 2 धार्मिक ग्रंथ है। एक तो अंगुत्तर निकाय, एक धार्मिक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और ये जो अंगुत्तर निकाय धार्मिक ग्रंथ है, ये बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ है। ये बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। और इसी अंगुत्तर निकाय में हमें ये जानकारी मिलता है कि छठी शताब्दी में पूरे भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और दूसरा जो धर्म ग्रंथ हमें देखने को मिलता है वो है भगवती सूत्र। और ये भगवती सूत्र जैन धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ है। और इन दोनों धर्म ग्रंथ के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, छठी शताब्दी बीसी यहाँ पे लिख दिए, बिफोर क्राइस्ट, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और ये 16 महाजनपद की जानकारी हमें जिन धार्मिक ग्रंथों से मिलता है उनमें से एक है बौद्ध धर्म ग्रंथ, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और दूसरे धर्म ग्रंथ है जिसको कहते हैं हम भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र है जैन धर्म ग्रंथ। इन 16 महाजनपद में से जो 3 महाजनपद थे, ये 3 महाजनपद कहाँ पे थे? बिहार में। 3 महाजनपद थे बिहार में। और अगर हम इन 3 महाजनपद की बात करें कौन कौन, तो एक तो सबसे पहले वैश्य, जो जिसको हम लिच्छवी कहते हैं, लिच्छवी या वज्जी संघ। दूसरा मगध और तीसरा अंग। ये जो 3 महाजनपद है, ये 3 महाजनपद बिहार में थे। और इसकी चर्चा किसमें है? धार्मिक ग्रंथ, एक तो बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ जिसको कहते हैं अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जैन धार्मिक ग्रंथ जिसको कहते हैं भगवती सूत्र। अब देखिए ये जो महाजनपद थे, ये महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ? पाषाण काल में हमने समझा था कि मनुष्य जब इस दुनिया में आए थे तो उनके पास बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं थे। खाना खाना था और गुफा में रहना था, यही मनुष्य की जरूरतें थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य के बौद्धिक ज्ञान का विकास हुआ, और बौद्धिक ज्ञान के विकास के साथ मनुष्य के आवश्यकता भी बढ़ते चला गया। फिर मनुष्य ने खोज निकाला, पशुपालक बन गए। मनुष्य जो शुरू में मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए आखेट और खाद्य संग्रह पे निर्भर थे, वो पशुपालक बन गए। फिर उन्होंने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, और जब कृषि कार्य उन्होंने शुरू किया
तो फिर वो अस्थाई रूप से रहना शुरू कर दिया। और इस तरीके से मनुष्य के छोटे समूह का निर्माण हुआ जिसको कहा गया कबीला। और ये कबीला का आकार जब बढ़ता चला गया तो उसको कहा गया जन, और उनसे बड़ा आकार को कहा गया जनपद, और सबसे बड़ा आकार को कहा गया महाजनपद। और इस तरह के महाजनपद पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें से के 3 महाजनपद आज के बिहार के एरिया में फैला हुआ था। आज की भाषा में समझे तो आप कबीला को एक गांव मान सकते हैं। शुरू में मनुष्य जब कृषि करना शुरू किया तो कृषि की सुरक्षा के लिए और अस्थायी निवास की व्यवस्था शुरू हो गया मनुष्य के अंदर, तो निर्माण हुआ कबीला का। कबीला को आप गांव के जैसा मान सकते हैं। और गांव के समूह से बन गया जन। जन का मतलब आज का आप मान सकते हैं क्या, प्रखंड को। और उससे बड़ा समूह बन गया जिला यानी जनपद, और फिर आज का राज्य जिसको हम महाजनपद मान सकते हैं। और ये 16 महाजनपद की जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। और इस तरीके से जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, उस समय पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद फैला हुआ था। तो आइए अब हम समझते हैं इन 3 महाजनपद को जो बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ था। उनमें से एक लिच्छवी, दूसरा वज्जी संघ, दूसरा मगध और तीसरा अंग महाजनपद। और हम ये भी समझेंगे कि ये तीनों महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बिहार में था, आज बिहार के किस हिस्से में है और इसके एरिया में कौन कौन बिहार के जिले आते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, ये अगर हम ये देखें, सॉरी, बिहार का मैप हम पहले बनाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा आज का बिहार का मैप है। हालांकि मैप ये परफेक्ट नहीं बना है, पर मान लीजिए ये बिहार है। तो इस बिहार में जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो था वज्जी संघ या लिच्छवी। वज्जी संघ या लिच्छवी। और इस वज्जी संघ महाजनपद की राजधानी कहाँ था? वैशाली। वैशाली। नीचे वाले हिस्से में 2 महाजनपद थे, एक मगध और दूसरा महाजनपद था जिसको कहते हैं अंग। जो मगध महाजनपद थे, इनके राजधानी को देखें तो सबसे पहले तो राजगृह या ग्रीवरज या राजगृह, और फिर इनका बाद में राजधानी परिवर्तन किया गया। राजगृह से इनका राजधानी बदल करके किया गया पाटलिपुत्र। तो इसका राजधानी था ये। और अंग का राजधानी कहाँ था? अंग महाजनपद का राजधानी था चंपा। तो ये 3 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बिहार में फैला हुआ था, जिनमें से कि ये जो वज्जी संघ है, ये वज्जी संघ 8 जनपद का समूह था। ये 8 जनपद का समूह था जिनको कहा जाता है अठकुल। जिनको कहा जाता है अठकुल। वज्जी संघ 8 जनपद का समूह था जिनको कहा जाता है अठकुल। और इस वज्जी संघ में जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था वो था कौन सा? लिच्छवी। लिच्छवी। और इस लिच्छवी महाजनपद की राजधानी हमको पता है कहाँ था? वैशाली। और ये जो वैशाली नगर है, जो कि वज्जी संघ का राजधानी हुआ करता था, इस वैशाली नगर को बसाया था राजा विशाल ने। राजा विशाल के द्वारा बसाया गया था ये
कौन सा? लिच्छवी। अब देखिए लिच्छवी के बारे में एक और फैक्ट आप याद रखें यहां से, ये प्रथम गणतंत्र था। प्रथम गणतंत्र भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का ये प्रथम गणतंत्र था। और वज्जी संघ में दो और महाजनपद को अगर आप याद रख सके तो एक इनमें था विदेह, आज का जो मिथिला क्षेत्र है इसमें शामिल था विदेह, और दूसरा था ज्ञात्रिक, कुंडग्राम वाला क्षेत्र, कुंडग्राम वाला क्षेत्र। और अगर आप ज्ञात्रिक के बारे में जाने तो महावीर स्वामी इसी महाजनपद के थे, महावीर स्वामी इसी महाजनपद के थे। और महावीर स्वामी के पिता जो थे वो ज्ञात्रिक महाजनपद में एक शक्तिशाली पोस्ट पर थे, एक शक्तिशाली पोजीशन था उनका। अब हम लास्ट में ये चीज समझते हैं कि ये जो वज्जी संघ या लिच्छवी महाजनपद है ये आज के किस किस जिले में फैला हुआ है। तो ये बिहार के आज दो जिले में फैला हुआ है, एक तो वैशाली, दूसरा मुजफ्फरपुर। ये दो ऐसे जिले हैं जहां पे ये महाजनपद वर्तमान में फैला हुआ है। तो ये जानकारी है किसके बारे में? लिच्छवी या वज्जी संघ महाजनपद के बारे में। अब हम समझते हैं मगध महाजनपद के बारे में। तो मगध महाजनपद, और अगर हम बात करें मगध महाजनपद की तो इसका राजधानी गृहब्रज था, जिसको राजगृह भी कहते हैं। और बाद में इनके राजधानी को परिवर्तित किया गया और राजगृह से इनका राजधानी लाया गया कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। और ये महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। और इसका जो हम नाम की बात करते हैं तो इसका नाम सबसे पहले मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद, हम जानते हैं कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुआ है। और अथर्ववेद में हमें उल्लेख मिलता है जिन दो महाजनपद का, उनमें से एक मगध और दूसरा अंग। अथर्ववेद में दो महाजनपद की जानकारी मिलता है, एक मगध और दूसरा अंग महाजनपद। और ये जो मगध महाजनपद है ये सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली। अब बात उठती है कि ये क्यों सबसे शक्तिशाली था? तो सबसे खास बात था इनका पोजीशन, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति अगर वर्तमान में देखें इनका भौगोलिक स्थिति तो गंगा नदी यहीं से पास होता है, इसी महाजनपद से पास होता है। और गंगा नदी के पास होने की वजह से इस महाजनपद के अधिकांश हिस्से में हर साल नई मिट्टी आते थे। सिंचाई की बहुत अच्छा व्यवस्था था, जिससे कृषि की उत्पादकता बहुत ज्यादा होता था। दूसरा, ये जो महाजनपद है, ये महाजनपद आज अगर हम देखें तो जो छोटा नागपुर का पठार है उनके कुछ हिस्से इस महाजनपद में शामिल था। और छोटा नागपुर के पठार शामिल होने की वजह से यहाँ पे खनिजें मिलती थी आसानी से, जंगल मिल जाते थे और जंगल में रहने वाले हाथी मिल जाते थे। इसके वजह से ये महाजनपद शक्तिशाली था। दूसरी तरफ न केवल यही कारण था बल्कि अगर हम और कारण में देखें तो एक कारण आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति, मगध महाजनपद में जितने भी राजा आए वो बहुत ही एम्बिशियस थे, अपने उद्देश्य के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। और ये चीज भी मगध के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मगध महाजनपद के बारे में हमने जाना। और मगध महाजनपद वर्तमान समय में कहां-कहां फैला हुआ है? तो वर्तमान समय में आपको ये देखने को मिलेगा, एक तो पटना और गया वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये महाजनपद फैला हुआ है। अब हम समझते हैं तीसरा महाजनपद जो अंग महाजनपद है। तो अंग महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलता है ये कहाँ पे मिलता है हमें? तो अथर्ववेद में मिलता है। और जब हम बात करते हैं अंग महाजनपद की, तो अंग महाजनपद की राजधानी तो चंपा था,
वर्तमान समय में ये मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये महाजनपद फैला हुआ है। मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र इस महाजनपद के अंतर्गत आता है। पर एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो मुंगेर और भागलपुर वाले मिलाकर के जो महाजनपद बना था अंग, इसका अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त। इनका जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त। और इस ब्रह्मदत्त को हराया था किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने इनको हरा करके इस महाजनपद को किसमें मिला लिया? इस महाजनपद को मिला लिया मगध में। यानी कि धीरे धीरे जो मगध महाजनपद है, जो बहुत शक्तिशाली था, उन्होंने क्या किया कि अंग महाजनपद को हरा करके अपने में शामिल कर लिया। बाद में ये जो लिच्छवी महाजनपद है, इनको भी मगध महाजनपद ने अपने में शामिल कर दिया। तो ये कहानी था महाजनपद काल का। और हमने देखा कि महाजनपद काल में बिहार की स्थिति क्या थी। तो बिहार के अंतर्गत 3 महाजनपद आते थे, वज्जीसन या लिच्छवी, दूसरा अंग, तीसरा मगध। इनमें सबसे शक्तिशाली था मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद का विस्तार इतना ज्यादा हुआ कि इन्होंने क्या किया कि बाकी की जो 2 महाजनपद है इनको तो अपने में शामिल कर ही लिया, बल्कि 16 महाजनपद में से कुछ और महाजनपद, क्योंकि मौर्य के समय में हम देखेंगे कि मगध का बहुत ज्यादा उत्थान होता है, मगध महाजनपद का अशोक के समय में बहुत ज्यादा हुआ। फिर जब हम गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त समय काल को पढ़ेंगे, तो समुद्रगुप्त के समय में इस महाजनपद का विस्तार और भी अधिक हो जाता है। तो ये कहानी था महाजनपद का। आगे के वीडियो में हम मगध का उत्थान किस तरह से होता है, क्योंकि मगध महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके उत्थान किस तरह से होता है और इनका विस्तार किस तरह से हुआ, इन चीजों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।